यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका हार्दिक अभिनंदन। पीछे सभी वीडियो को आपका प्यार देखकर हमारा दिल खुश हुआ और हमने तैयारी और अच्छे से की और आपके लिए सेकंड यूनिट विभिन्न संप्रेषण तकनीकों का शिक्षा में क्या उपयोग है लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को भी पूरा देखना है दोस्तों। और जो हमने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं उनमें बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, उन वीडियो को पूरा देखें। ख़ास तौर कर पहले वीडियो को अगर आप प्ले लिस्ट खोल कर देखते हो तो वहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा, उसको देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। बस अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो के कंटेंट को। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हमने अपने वीडियो में शामिल किए हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, रुख करते हैं। हम अपने इन वीडियो में ये प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दल शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, एडगर डेल का शंकु का अनुभव है और दोस्तों संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण के प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम लाने वाले हैं एडगर डेल का शंकु वाला अनुभव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दल शिक्षण से क्या अभिप्राय है। दल शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम संपन्न करते हैं तथा वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको एक डायरी दी जाती है, अवलोकन की डायरी। उसमें आपको अपने साथी का अवलोकन करना होता है। उसमें भी आप दल शिक्षण करके ही उस डायरी को भर सकते हो। ये डायरी भी अच्छे से भरवाने हैं अपने को, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए डायरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण की ट्रेनिंग देने का एक प्रारूप है, एक ढांचा है जिसमें आपको लर्निंग के स्किल डेवलप करवाई जाती हैं, जिसमें आपको पहले लेसन प्लान तैयार करना होता है कि आप किस तरह से अध्ययन करवाने वाले हो, कौन कौन सी गतिविधियां करवाओगे, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे। इस प्रकार पहले हम तैयार करते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, फिर करवाते हैं शिक्षण, उसको कहते हैं शिक्षण सत्र। फिर अपने साथियों के द्वारा या अपने गुरुजी के द्वारा या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा रिकॉर्डिंग करके उसको सुनकर हम प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं अपने आप को स्वयं मूल्यांकन करके या फिर किसी सहपाठी या अध्यापक की सहायता से। फिर उन प्रतिपुष्टि में प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर पुनः अच्छी सुव्यवस्थित पाठ योजना बनाते हैं जो कमियों से रहित होगी, जिसमें गलतियां नहीं होगी। फिर पुनः पाठ योजना बनाने के बाद पुनः शिक्षण करते हैं। फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त कर, पृष्ठपोषण प्राप्त कर अपने शिक्षण कौशल का अवलोकन करते हैं। तो ये इस प्रकार अपने सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, देख लीजिए। पहले पाठ योजना का निर्माण, फिर शिक्षण सत्र, फिर पुनर्बलन प्राप्त करना, फिर आएगा पुनः पाठ योजना बनाना और उसके बाद पुनः शिक्षण तथा उसके बाद पुनः पृष्ठपोषण। इस प्रकार ये आपके सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन चक्र चलता रहता है। तो अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न संप्रेषण, जिसको हमने पीछे वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ा था दोस्तों, इसकी आवश्यकता, इसके लाभ, इसके दोष। तो उस वीडियो को पूरा देखिए, वो प्रश्न आपको बड़े प्रश्न को करने में हेल्प करेगा, जबकि ये प्रश्न आपके मीडियम साइज प्रश्न को करने में हेल्प कर पाएगा। तो संप्रेषण की परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द संकेत हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं और प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। एक बार फिर देखिए मेरे साथ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द संकेत हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं तथा प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के तत्व देख लो। संप्रेषण के तत्वों के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण के स्रोत क्या हैं, आवाज़ कहाँ से आ रही है, संप्रेषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो संप्रेषण प्रदान करने वाला संप्रेषण का स्रोत हो जाएगा। फिर संदेश किस माध्यम से, किस मीडियम से आ रहा है, उसका माध्यम क्या है, तो वो हो जाएगा संदेश वाहक माध्यम के तौर पर।
तीसरा हो जाएगा संप्रेषण प्राप्तकर्ता अर्थात संदेश प्राप्त करने वाला संप्रेषण प्राप्तकर्ता हो जाएगा। अब संप्रेषण का चक्र बनाकर समझाना है तो ये इस प्रकार समझा सकते हैं हम, जिसमें संप्रेषण करता होता है जैसे अध्यापक हो सकता है, उसमें संदेश एनकोड और प्रसारित होते हैं जैसे संदेश बनता है, फिर वह संदेश किसी माध्यम से जैसे चिन्हों से है, संकेतों से है, अधिगमकर्ता अर्थात ग्रहणकर्ता के पास पहुंचता है, फिर वो प्रसारित होता है और ग्रहणकर्ता उसको डिकोड करके अनुवादित करता है, फिर वो संदेश माध्यम द्वारा पुनः अध्यापक के पास अर्थात संप्रेषणकर्ता के पास पहुंचता है। इस प्रकार यह संप्रेषण का चक्र है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर पहली बार यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का सुबह तक आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में क्या उपयोग है। संप्रेषण के टेक्नोलॉजी बेस्ड उपकरणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है अपने रेडियो। रेडियो में क्या होता है दोस्तों, रेडियो में अपना श्रवणेंद्रिय अर्थात कान सक्रिय रहते हैं। इसमें सिर्फ आवाज़ ही माध्यम बनता है ज्ञान का संप्रेषण का, जिसमें कई धारावाहिक, कई हम कहानियाँ, हमारी संस्कृति कल्चर से रिलेटेड रामायण महाभारती का प्रसारण, किसान भारती प्रसारण आदि सुनकर उनका लाभ उठा सकते हैं। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी शिक्षा में सहायक एक उपकरण है, जिसके द्वारा हमारे आँख और कान दोनों सक्रिय रहते हैं। आँख और कान दोनों साथ साथ सक्रिय रहते हैं, अर्थात ये विजुअल और ऑडियोबल दोनों तरह से प्रोवाइड हैं। और इसमें अनेक प्रकार के ज्ञानोपयोगी चैनल होते हैं, जैसे डिक्शनरी हैं, न्यूज़ के चैनल हैं, फिर कुछ मनोरंजन के चैनल भी होते हैं। वो भी बच्चों के अंदर उत्साह आनंद की संचार करते हैं। अगला है प्रदर्शन बोर्ड। प्रदर्शन बोर्ड पर दोस्तों चार्ट है, नक्शा है, मैप है, इनको टंगा कर रखा जाता है और शिक्षण करवाया जाता है। फिर श्यामपट परंपरागत रूप से चला आ रहा कक्षा में शिक्षण का साधन है, जिस पर शिक्षक चौक द्वारा लिखता है, चौक का प्रयोग कर लिखता है। श्यामपट के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर पेन से यूज़ करने वाले बोर्ड है। फिर है लपेट फलक। लपेट फलक क्या होता है दोस्तों, लपेट फलक रोल अप करने वाला बोर्ड होता है, अर्थात उसको रोल अप अर्थात समेटा जा सकता है। उस बोर्ड पर तरह तरह के प्रदर्शन किए जा सकते हैं। अगला है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड पर चार्ट है, मैप है, नक्शा है, इनको टंगाया जाता है, टंगवाने में काम आते हैं। क्लिप बोर्ड में टंगवाने के काम आते हैं दोस्तों, फ्लैनल बोर्ड में नहीं। अगला है अपने कंप्यूटर भी शिक्षण अधिगम में सहायक हैं, तो इसमें हमने CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का अध्ययन किया था। यह महत्वपूर्ण है कंप्यूटर शिक्षण अधिगम के सहायक के तौर पर। अगला है टेप रिकॉर्डर और CD प्लेयर, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके बाद है डिजिटल कैमरा, उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। यह आज के आधुनिक युग में बहुत ही उपयोगी संसाधन उपकरण हैं, जिनके द्वारा अध्ययन को रुचिदायक, मनोरंजक और आनंददायी ढंग से पेश किया जाता है। अंतिम और लास्ट है मोबाइल। मोबाइल आजकल के लिए बहुत ही प्रचलित संसाधनों में से एक है, जिनमें बालक एक क्लिक पर बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इन सभी संसाधनों में से मोबाइल ऐसा संसाधन है जिनका दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होता है दोस्तों। तो हमें कोशिश करनी होगी बालकों को ये बताने की, ये जागृत करने की कि वो सदुपयोग ही करे बालक मोबाइल का। गेमिंग है इनमें प्रयोग ना करे। ये हो गए अपने संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग। इसके आधार पर आप बड़ा प्रश्न हल कर सकते हो बड़े आसानी से। अब है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एडगर डेल का अनुभव शंकु। एडगर डेल ने शिक्षण में कुछ ऐसे आधार तय किए हैं, जिनके आधार पर बालक के ग्रहण करने की क्षमता
किन आधार पर बढ़ती हैं, किस आधार पर घटती हैं, इस आधार पर उसने शंकु का निर्माण किया है। आप चित्र में देख सकते होंगे स्क्रीन पर, मैंने जूम इन कर दिया है, आपको शंकु नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका प्रत्येक पॉइंट, जिसमें ये एडगर डेल बताता है जैसे शंकु के आधार की तरफ बढ़ते हैं बालक के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे शंकु का आकार संकड़ा होता है, उसी प्रकार बालक के ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ऊपर से शुरू करते हैं हम। देखिएगा ऊपर वाले में उन्होंने निष्क्रिय श्रोता के तौर पर बालक को अधिग्रहण में शामिल किया है, जिसमें बालक एक निष्क्रिय रूप से श्रोता बना रहता है, जिसमें वो सुनता है केवल और केवल, और एक्टिविटी नहीं करता है। चार्ट पढ़ना है, लिखना है, सामग्री है फ्लैनल बोर्ड, क्लिप बोर्ड, इसके प्रमुख उपकरण हो गए। और इसमें क्या होता है, एडगर डेल कहते हैं कि 10% जो हम पढ़ते हैं उसमें 10% ऐसा है जो हम पढ़ते हैं वो याद रहता है, और 20% जो हम सुनते हैं वो हमें याद रहता है। अर्थात मौखिक अधिग्रहण को 0 से 30% तक रखा है एडगर डेल्स ने। अगला देखिए महत्वपूर्ण है ये एडगर डेल का अनुभव शंकु। अगला देखिए इसमें होता है दार्शिक अधिग्रहण। इसमें देखना और सुनना साथ साथ होता है, अर्थात निष्क्रिय रूप से देखता है बालक, एक्टिविटी नहीं करता है इसमें। जैसे चित्रों को देखना है, टीवी है, कैमरा है, फिल्म, स्मार्ट क्लास, प्रदर्शनी, निरीक्षण, ये इस प्रकार देखना हो जाता है। और इसमें दार्शिक अधिग्रहण में एडगर डेल 30 से 50% अधिग्रहण की संभावना बताता है। उसी प्रकार अगला देख लीजिए, अगला है सक्रिय रूप से ग्रहण करना, एक्टिव रहकर ग्रहण करना। इसमें एडगर डेल के अनुसार 70% जो वे बोलते हैं तथा करते हैं ग्रहण करते हैं, अर्थात इसमें सक्रिय ग्रहण करना बताया गया है, ये भी करके सीखने में शामिल हैं। तो अगला देखिए आधार है शंकु का, जो वहाँ पर बालक पूर्णतः अच्छे से अधिग्रहण कर पाता है, अच्छे से अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। इसमें साधन है प्रत्यक्ष अनुभव का अनुकरण करना, शैक्षिक भ्रमण करना, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करके देखना, तय करना, निष्कर्ष निकालना, फिर क्षेत्रीय भ्रमण है। इसमें बालक क्या करता है, स्वयं करके सीखता है, और एडगर डेल के अनुसार करके सीखने में अधिगम होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, अर्थात 70 से 90% तक अधिग्रहण कर पाता है बालक जो पढ़ता है वो। अगर वो करके सीखता है स्वयं तो सीखने की प्रतिशतता 70 से 90% तक चांस होते हैं। तो दोस्तों ये था एडगर डेल का अनुभव शंकु, जो बालक के अधिगम अधिग्रहण से संबंधित था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार, और इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे और अच्छे से सफलता हासिल होगी। और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहे और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि पीछे हमने आईसीटी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनमें से पहला वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट खोलकर वहाँ से पहला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।